हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम इसके 3 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, नहीं पूछ रहा है 1857 की क्रांति के बारे में। पहला है भीमराव। भीमराव ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर्नाटक से किया था, ये सही है। सुल्तान बख्श ने मद्रास से किया था, ये भी सही है। तीसरा है मुलगाबल स्वामी। मुलगाबल स्वामी पूना से नहीं, इन्होंने केरल के कोयम्बटूर से जो है 1857 का नेतृत्व किया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लखनऊ से कौन किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, बेगम हजरत महल। कानपुर की बात करें, नाना साहब ने कानपुर से। और बिहार से कौन किया था? कुंवर सिंह ने बिहार से किया था। और इलाहाबाद से कौन किया था? लियाकत अली जो है इलाहाबाद से किए थे 1857 की क्रांति का नेतृत्व। और झांसी से कौन किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1920 में। और कब तक चला था? 1922 तक चला था, यानी 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था। और गांधी जी ने इसे वापस कब लिया था? तो 5 फरवरी, ध्यान रखिएगा 5 फरवरी, कहीं कहीं आपको 4 भी मिलेगा, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था, उसकी वजह से गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया था। किसकी वजह से? चौरी चौरा कांड की वजह से। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये हम बात करें राजकुमार शुक्ल की। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर ही गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृत से जुड़ा स्थल रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? रंगपुर इंपॉर्टेंट है ये, तो ये किस नदी पर? ऑप्शन तीसरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मादर नदी के किनारे पर स्थित है। कहीं कहीं आपको भादर भी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। और ये कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो ये आपका गुजरात में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है ये, इसको ध्यान रखिएगा। और किस नदी किनारे? तो भादर नदी किनारे। यहाँ से किसका साक्ष्य मिला था? तो यहाँ को धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो रंगपुर से मिले थे। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? SR राव। कौन? SR राव जो है इसके उत्खनन करता थे। ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। किस समाचार पत्र ने नीमू चढ़ा हत्याकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से की थी? किस समाचार पत्र ने नीमू चूड़ा हत्याकांड की तुलना जालियांवाला बाग हत्याकांड से की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रियासत समाचार पत्र ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नीमू चूड़ा हत्याकांड हुआ कब था? तो 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1925 को हुआ था। सैन्य कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर राजस्व दौरों पर चर्चा करने के लिए एकत्र भीड़ पर राज्य की सेना ने एकाएक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें आपका 156 लोग मारे गए और 600 से अधिक लोग इसमें घायल हुए थे। और ये हुआ कहाँ था? तो ये आपका राजस्थान के अलवर में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसको कवर किसने किया था? तो रियासत समाचार पत्र था ये। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। इसको आप सभी को पता होगा। ये आगे बढ़ते हैं। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, उत्तर वैदिक काल में अद्वैत काल की अनुभूति हुई थी। अद्वैत मतलब होता क्या है? अद्वैतवाद होता क्या है? तो संसार में ब्रह्म ही सत्य। अद्वैत काल जो है मानता है कि संसार में ही आपका ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीवन ब्रह्म से अलग नहीं है। ये आपका अद्वैतवाद मानता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, चूड़ामन ने किया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। कब किया था? तो 1700 ईस्वी में किया था। 1700 ईस्वी में किया था, इसको ध्यान रखिएगा।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब के समय पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली के जाटों ने किया था और 1688 ईस्वी में चूड़ामन ने जाटों का नेतृत्व संभाला और औरंगजेब की मृत्यु तक ये विद्रोह करता रहा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने 1700 ईस्वी में क्या की, किसकी स्थापना, भरतपुर की स्थापना की थी। ठीक है, मथुरा के निकट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा झील के मध्य बना हुआ? निम्नलिखित में किस शासक का मकबरा झील के मध्य बना हुआ? ऑप्शन 2 शेर शाह सूरी का मकबरा जो है आपका इस झील के मध्य बना हुआ, ये आपका मैन मेड झील है, कृत्रिम झील के बीच में बना हुआ है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ पे है? तो ये सासाराम में। आप सभी को पता है सासाराम बिहार में इसका मकबरा, और इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1545 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यह मकबरा जो है इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है, और इसके जो है वास्तुकार कौन थे? तो मोहम्मद अली वाल खान। कौन? मोहम्मद अली वाल खान जो है इसके वास्तुकार थे। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया? पुरंदर की संधि पहले ध्यान रखिए कब हुई थी? 1665 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 राजा जय सिंह ने विवश किया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर है। बस ध्यान रखिए पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। अक्सर पूछा जाता है, ये मिलान करने के लिए आता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक जैन साधु के साथ दक्षिण भारत चला गया। उस साधु यानी जैन मुनि का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 भद्रबाहु। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भद्रबाहु से दीक्षा ली थी, और अपने अंतिम समय में ये जो है श्रावण बेल गोला चला गया था। श्रावण बेल गोला जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। यहाँ जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास रखकर इसने अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की थी? 322 ईसा पूर्व में किया था मौर्य वंश की स्थापना, आप सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, जेम्स प्रिंसेप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेम्स प्रिंसेप के बारे में बात कर रहा है। पहला कह रहा है, उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। गलत है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी बंगाल में। दूसरा, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के सिविल सर्वेंट थे। ये आपका सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। केवल 2 आपका सही है। देखिए, जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। पूछा जाता है अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? तो आपका नगरीय सभ्यता थी। वही पूछ रहा है, इसके संबंध में कौन सा है? पहला कह रहा है, हड़प्पा के शहर प्रायः 2 भागों में विभाजित थे। प्रायः 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन आपका धौला ये आपका 3 भागों में विभाजित था। ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, केवल गढ़ या नगर कोट क्षेत्र की योजना ही बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ समाज के कुलीन वर्ग कायम था। केवल गढ़ या नगर कोट क्षेत्र की योजना ही बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ समाज के कुलीन वर्ग कायम थे। नहीं, ये सभी के लिए बनाई गई थी। अपने बृहदाकार के कारण मोहनजोदड़ो का स्नानागार बेहद प्रसिद्ध है। अपने बृहदाकार का कारण मोहनजोदड़ो का स्नानागार बेहद प्रसिद्ध है। सही बात है। मोहनजोदड़ो क्या किसका? तो आपका स्नानागार के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात करें, ये कहाँ पे है वर्तमान में? तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान देश में है। और किस नदी के किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंधु नदी के किनारे। और इसकी खोज किसने की थी? तो 1922 में राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आप सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, मैं कई बार बता चुका हूं इसके बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का अपना ध्येय घोषित किया? बहुत कॉमन प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो है अपना ध्येय कब घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था, रावी नदी के किनारे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी दौरान ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये भी ध्यान रखिए। और पहली बार 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
मौर्य काल के बाद के भारत यूनानी शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? मौर्य काल के बाद भारत यूनानी शासकों के संबंध में यानी इंडो ग्रीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो इसमें गलत पूछ रहा है, देखते हैं। वे सिक्के जारी करने वाले पहले शासकों में से थे जिनका श्रेय स्पष्ट रूप से एक राजा को दिया जा सकता है। दूसरा कह रहा है वे भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। तीसरा है वे स्थानीय धार्मिक परंपराओं के विरोधी थे। यही आपका गलत हो जाएगा, वे स्थानीय धार्मिक परंपराओं के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सारे सही है, यही आपका गलत था। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी नए नेता ने राष्ट्रीय आंदोलन की बागडोर संभाली? सभी को पता है गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर। और ये हुआ कब था? तो ये आपका 1917 में हुआ था। चंपारण है कहाँ पे? तो बिहार राज्य में है। और किसके बुलावे पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के बुलावे पे गए थे, पीछे मैंने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का प्रमुख केंद्र था? गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा स्थान कला का जो है प्रमुख केंद्र था? तो आपका सारनाथ जो है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो श्री गुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला? ये इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जो है जजिया कर ब्राह्मणों से किसने वसूला था? तो आपका इसने वसूला था किसने? फिरोज शाह ने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जजिया कर को भारत में सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। और पूछा जाता है अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में जो है इस पर प्रतिबंध लगाया था। आगे बढ़ते हैं। चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? चोल वंश के शासकों की महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रेष्ठ शासन व्यवस्था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर पूछा जाता है कि चोल वंश जो है ये आपका स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था। ठीक है, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। और ध्यान रखिएगा इसका एक शासक था जिसका नाम था राजराज प्रथम। राजराज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था तंजौर में। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है, मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? मुगल काल की वह कौन सी पहली इमारत है जो पूर्णतः संगमरमर से बनी है? तो हो जाएगा ऑप्शन 3 इत्माद-उद-दौला का मकबरा। ये आपका पहली जो है क्या इमारत है जो संगमरमर से बनी थी। और इत्माद-उद-दौला का मकबरा है कहाँ पे? तो ये आगरा में है। इसको बनवाया किसने था? तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने। जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग की याद में बनवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना की? निम्नलिखित में से किसने पटना नगर की स्थापना? तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह ने। आदमी पटना की स्थापना की थी, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया? पिंडारियों और पठानों का जो दमन किसने किया? तो आपका लॉर्ड हेस्टिंग है। ये ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग नहीं है, ये लॉर्ड हेस्टिंग है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इसके कार्यकाल की बात करें तो ये 1813 से लेकर 1816 तक जो है क्या था? ये गवर्नर जनरल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयाना की उपाधि दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किस हिंदू शासक को राय रयाना की उपाधि दी थी? तो आपका ऑप्शन 2 रामचंद्र देव को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये देवगिरी का शासक था। पूछा जाता है जब अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के पर आक्रमण किया था उस समय वहां का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सीताध्यक्ष किस विभाग के अध्यक्ष थे? देखिए अर्थशास्त्र में जो है 18 तीर्थ की बात कही गई है और 26 जो है अध्यक्ष की बात कही, जिसमें आपका पूछ रहा है सीताध्यक्ष किस विभाग से संबंधित थे? अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये आपका कृषि विभाग से थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टकसाल विभाग के अध्यक्ष कौन होते थे? उनका क्या कहा जाता था? उसे लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दक्षिण मुस्लिम राज्य के अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया? कह रहा है किस दक्षिण मुस्लिम राज्य ने अमीरों ने प्रथम बार मराठों को छापामार युद्ध पद्धति के लिए प्रशिक्षित किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदनगर के मलिक अंबर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग जिला के 2 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, वे थे कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, शिव कुमार और रामानंद को जो है 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग से क्या हुआ, गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखिएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, शेरशाह सूरी के भूमि राजस्व सुधारों के संदर्भ में रे शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए था? रे शब्द जो है शेरशाह सूरी के राजस्व सुधार में से था, इसमें किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह एक क्या था, रेट चार्ज था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन में विभाजन विरोधी आंदोलन का बीज था जिसने बंगाल विभाजन के ब्रिटिश निर्णय का विरोध करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। पहला करा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया और बंगाल के लिए स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया, सही है। स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों के विकास को गति दी, यह भी सही है। तीसरा है, स्वराज को प्राप्त कर लिया गया था, नहीं, स्वराज को नहीं प्राप्त किया गया था, यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था और इसी के विरोध में जो है आपका 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और बंगाल का विभाजन किया किसने था? तो कर्जन ने किया था। और इसे रद्द कब किया गया था? 1911 में दिल्ली दरबार में के दौरान जो है इसे रद्द किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए? हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष जो है किसके द्वारा वर्ष 1800 में प्रकाश में लाए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम्पी की बात करें तो ये विजयनगर की क्या थी? राजधानी थी। और कहाँ पे है ये? कर्नाटक में है। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीत हुई थी, पहली बौद्ध संगीत की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, राजगीर में पहली बौद्ध संगीत हुई। देखिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की बात करें जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। और इनके मृत्यु के बाद जो है पहली बौद्ध संगीत आपका राजगिरी में हुआ था। किस शासक के समय में? अजात शत्रु के समय में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीत कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। और इसके जो है किसके समय में? कालाशोक के समय में। और तीसरी कहाँ पे हुई थी? आपका पाटलिपुत्र में। किसके समय में? अशोक के समय में। और चौथी कहाँ पे हुई थी? आपका कुंडलवन कश्मीर में, कनिष्क के समय में। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, अक्सर इससे प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 में के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को डैश को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अभी हमने पीछे बताया स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी को की गई थी और पहली बार ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक है, और इसी को याद रखने के लिए हमारा संविधान इसी दिन लागू किया गया था, 26 जनवरी। हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, लेकिन इसको याद रखने के लिए इसे लागू कब किया गया पूर्णतः? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यह अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें और कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला, खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में जो है शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया था। उसका नाम क्या था? ऑप्शन 3, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर है। कौन चलाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? करा कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पंजाब हिमालय की बात कर रहा है, सिंधु नदी से आपका सतलज नदी, सिंधु से सतलज आपका पंजाब हिमालय, कुमाई हिमालय सतलज नदी से काली नदी, और असम हिमालय जो आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी से नहीं, ये आपका तिस्ता से ब्रह्मपुत्र थी,
यहाँ पे पहले नदी के बाद दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही आपका गलत है, ये तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। ठीक है, एक आपका है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करें, काली नदी से आपका तीस्ता नदी। ठीक है, ये आपका हिमालय के भाग है, इसको ध्यान रखिएगा, विभाजित किया गया इसी रूप में नदियों के आधार पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? अक्सर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से, पीत क्रांति यानी पीली क्रांति ये इस्पात से नहीं था, पीली क्रांति का संबंध आपका किससे था? ये तिलहन से था, तिलहन उत्पादन से आपका पीली क्रांति। ठीक, अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इसे किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है और ये प्रशांत महासागर होकर गुजरती है। अच्छा, समय रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, जिसे ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। ये क्या आपका समय रेखा है। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा क्या है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत की क्या है? मानक समय रेखा है। अगला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? बिहार एवं उत्तर प्रदेश की कौन सी है? तो आपका गंडक परियोजना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंडक नदी पर स्थित है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश की यह क्या है? संयुक्त परियोजना। अच्छा, गंडक नदी जो है कहां से निकलती है? तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है। ठीक है, और ये किसकी सहायक नदी है? ये आपका गंगा की सहायक नदी है, और गंगा के जो ये सोनपुर के निकट जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रीनविच माध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटे आगे है। कह रहा है ग्रीनविच यानी 0 डिग्री से बेरूत का समय 2 घंटे आगे है, और लीमा का समय जो है 5 घंटे पीछे। लीमा का समय 5 घंटे आपका पीछे है। लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा क्या होगी? देखिए, 1 डिग्री बराबर क्या होता है? तो 1 डिग्री बराबर आपका होता है 4 मिनट होता है, और बात करें 15 डिग्री बराबर क्या हो गया? आपका 1 घंटा 15 डिग्री बराबर होता है। ग्रीनविच से अगर हम पूर्व की बात करें, ग्रीनविच से पूर्व में जो होता है समय आगे होता है, और ग्रीनविच के पश्चिम की बात करें तो समय पीछे होता है। तो पूर्व में आपका कौन सा है? 2 घंटे आगे है, तो इसको देख लेंगे। 2 घंटा आपका 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 15 गुणे आप क्या कर देंगे? 2 करेंगे, यानी कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री पूरब हो गया। यानी बेरूत का क्या है आपका देशांतर रेखा? 30 डिग्री। और लीमा की बात करें, पीछे कर देंगे, 15 पचे 75 हो गया, 75 डिग्री आपका पश्चिम हो गया। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। पश्चिम हो गया क्योंकि पीछे है, तो हो जाएगा आपका कितना? 75 डिग्री। लीमा आपका 75 डिग्री। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 30 डिग्री पूर्व होगा, 30 डिग्री पूर्व, और 75 डिग्री जो है आपका पश्चिम होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 2 जननांकी संक्रांति कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत किन राज्यों को प्रदान करती है? तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत किन राज्यों में? तो ये आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ऑप्शन क्या होगा? 1 इसका करेक्ट आंसर है। तुंगभद्रा परियोजना जो है ये आपका ये तुंगभद्रा नदी पर है, और एक तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, मैंने ये सब जो है एनसीईआरटी जो हमने दृष्टि पब्लिकेशन की उसका प्रैक्टिस सेट करवाया है, उसमें हमने उसको इन सबको डिटेल में बताया है, तो एक बार वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है वो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? उष्णार्द्र जलवायु की बात कर रहा है, जैरे सही है। भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीशिया सही है। शीतोष्ण अनुसमुद्री ये स्वीडन नहीं, तो इसका स्वीडन जो है, स्वीडन में कैसी जलवायु? तो आपका टैगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम कौन सा है? क्लास 6 एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने इसको करवाया भी है एनसीईआरटी में, जो हम चैप्टर वाइज प्रश्न कर रहे हैं उसमें देख लेते हैं। आप सभी को पता है, कॉमन प्रश्न है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। इसमें आपका क्या होता है? क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती है आपका क्षोभ मंडल में। उसके बाद आपका कौन सा? समताप मंडल आता है। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान यानी जहाज उड़ने के लिए क्या होता है? ये सर्वाधिक जो है उपयुक्त होता है। और हम यहाँ पे क्या होता है? ओजोन परत भी यहीं पे पाया जाता है समताप मंडल में।
उसके बाद आपका मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल, उसके बाद आपका ओजोन आयन मंडल, इसमें आपका उपग्रह वगैरह है, उसके बाद आपका बहिर्मंडल। ठीक है, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा में मिलती है? कोसी नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो आपका कुर्सेला, ये आपका कटिहार जिले में है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी कहां से निकलती है? तो नेपाल से निकलती है। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और नेपाल में से सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है। नेपाल में से सप्तकोसी कहा जाता है और ये गंगा की क्या है? सहायक नदी है। कुर्सेला कटिहार जिले के पास, मतलब जिले में है ये, वहीं पे क्या किसमें मिलती है? गंगा में। अगला प्रश्न है, काल वैसाखी क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है ये। काल वैसाखी, काल वैसाखी क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली आधी तूफान को क्या कहा जाता है? काल वैसाखी। काल वैसाखी पर ध्यान रखिए आपका, ये आपका पश्चिम बंगाल में कहा जाता है। ठीक है, और असम में इस तूफानों को क्या कहा जाता है? असम में इसे बारडोली छोड़ा के नाम से जाना जाता है असम में। ठीक है, अगला प्रश्न है, महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। महासागरीय तल के उच्चावच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो आपका जो है सागरी मैदान का, गहन सागरी मैदान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है, मिलान करना है, खनिज दिया है और उत्पादक क्षेत्र दिए हैं। तो तांबा जो है, तांबा के लिए कौन प्रश्न है आपका? तो तांबा का हो जाएगा आपका खो दरीबा, और सीसा जस्ता हो जाएगा आपका चावर, और टंगस्टन की बात करें तो टंगस्टन का आपका हो जाएगा घुटाड़ू, और प्राकृतिक गैस का आपका दिगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को कहा जाता है? प्रति इकाई कृषित भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहा जाता है? उसे कायिक घनत्व कहा जाता है। कायिक घनत्व बराबर क्या होता है? देश की कुल जनसंख्या बटे देश के कुल कृषि क्षेत्र। ठीक है, यही आपका कायिक घनत्व होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो बिहार में जो है कृषि जीवनदायी है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। व्यावसायिक नहीं है और निर्यातोन्मुख, निर्यात नहीं किया जाता है। आत्मनिर्भर ये भी नहीं है। तो जीवनदायी यानी जीवन निर्वाह के लिए आपका जो है बिहार में कृषि की जाती है। ठीक है, यही इसका स्वरूप है। अगला प्रश्न है, परिप्रशांत महासागरीय पेटी डैश वितरण से संबंधित है। परिप्रशांत महासागरीय पेटी जो है किसके लिए? तो आपका हो जाएगा भूकंप। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर है। परिप्रशांत महासागर पेटी में ही अक्सर भूकंप आता है। विश्व सर्वाधिक भूकंप जो है यहीं पे आते हैं। इसमें कौन कौन से शामिल हैं देश? तो चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस वगैरह इसी पेटी में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वारभाटा के समय में अंतर होता है। विषुवत रेखा के निकट स्थान पर विशेष ज्वारभाटा के समय में अंतर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 12 घंटे 26 मिनट। देखिए, पहले हम ज्वारभाटा की बात करें। ज्वारभाटा किसकी वजह से आता है? तो पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वारभाटा की उत्पत्ति होती है। ज्वार क्या होता है? जब समुद्र का जल ऊपर जाता है तो ज्वार, जब नीचे जाता है उसे भाटा कहा जाता है। और ये जो है दिन भर में आपका 2 बार होता है। तो यही 12 घंटे 26 मिनट का अंतर। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न और बनता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं उसे क्या कहा जाता है? सिजगी कहा जाता है। और सिजगी के समय कौन सा ज्वार आता है? आपका दीर्घ ज्वार आता है, और ये पूर्णिमा और अमावस्या को आता है। और उसके बाद बात करें, अगर हम सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है आपका समकोण पे होते हैं, समकोण पे होते हैं, कौन सा ज्वार आता है? निम्न ज्वार आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है। पश्मीना प्रजाति जो है किसकी है प्रजाति है? तो ये बकरी की प्रजाति है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, शीतोष्ण कटिबंधीय कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा टैगा प्रदेश में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैगा प्रदेश में आपका शीतोष्ण कटिबंधीय कोढ़धारी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 7 के एनसीईआरटी में पूरा डिटेल से है, तो आप एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्थल मंडल में पृथ्वी की परत की चट्टानें और मिट्टी की पतली परतें शामिल हैं। सही है। समुद्री जल का स्तर सभी जगह पर समान रूप से, आपका ये भी सही है। और भूमि की ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, जिसे एक रूप में लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। 1 और 2 जो है इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है, निर्माण
पुल, सड़क, मशीनरी और वाहन मानव निर्मित संसाधनों के उदाहरण है। सही है, ये मानव निर्मित संसाधन है। ये सब तकनीकी एक मानव निर्मित संसाधन है, ये भी सही है। प्राकृतिक पदार्थ तभी संसाधन बनते हैं जब उनका मूल स्वरूप बदल दिया गया, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित हिमालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। हिमालय के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं पूछ रहा है। तो ये कह रहा पहला, या भूगर्भीय रूप से युवा और संरचनात्मक रूप से मोड़दार वलित पर्वत है। सही है, हिमालय कैसा आपका वलित पर्वत है, कई बार बताया हूं, नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है ये। दूसरा, यह सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। पश्चिम से पूर्व में है ये सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये भी सही है। पूर्वी अर्धभाग की तुलना में पश्चिमी अर्धभाग में ऊंचाई विभिन्नताएं अधिक हैं। नहीं है, ये आपका उल्टा दिया है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका यही आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है। बिहार में कह रहा है गरीबी रेखा से नीचे का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से सभी हैं, यानी भूमि सुधारों की असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, ये सब क्या है आपका गरीबी रेखा के लोग जो हैं उसकी ये सब कारण है। अगला प्रश्न है, एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। एक दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। यहाँ उत्पादन की पिछड़ी आर्थिक एवं उच्च तकनीक दोनों का सह अस्तित्व। भारत क्या है, भारत दोहरी अर्थव्यवस्था है, यही आपका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं तो यह कहलाता है। जब विकास के लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचते हैं तो यह क्या कहलाता है, उसे समावेशी विकास कहता है। समावेशी विकास यानी सभी लोगों के पास जो है लाभ पहुंचे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के बारे में पूछ रहा है। पहला कह रहा है ये 200 सेंटीमीटर से अधिक भारी वर्षा वाले क्षेत्रों तक सीमित है। सही है, ये जहाँ पे अधिक वर्षा होती है और जहाँ पे ताप अधिक होता है वहां पे पाया जाता है। ये भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं। सही है, इन वनों में पाए जाने वाले सामान्य जंतु हाथी, बंदर, लैमूर और हिरण है। सही है, इस जंगल के महत्वपूर्ण वृक्ष आबनूस, महोगनी, शीशम, रबड़ और सिनकोना है। तो ये भी सही है आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। ये पहली बार किसने कहा था, तो आर्यभट्ट ने कहा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्यभट्ट की रचना क्या है, आर्यभट्टियम। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। बिहार में कौन सा पुराना है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतास का पठार। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा तक केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा उसके अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है। यानी जितना जो है समय पृथ्वी के चक्कर लगाने में लगता है उतना अपनी धुरी पर भी इसको घूमने में लगता है, इसलिए एक भाग दिखाई देता है। और जो है पृथ्वी का चक्कर कितने समय में लगाता है, तो 27 दिन 7 घंटे और 45 मिनट। 27 दिन 7 घंटे 45 मिनट में चक्कर पूरा करता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन इन बंदरगाह हैं, क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर है। इसके जो तट है आपका कटी फटी है, इसलिए जो है यहाँ पे मछली उत्पादन के लिए यह उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। पंचायती राज व्यवस्था के शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में किस जिले में, ये नागौर के। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर। भारत की पहली पंचायत है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अच्छा, पंचायती राज की बात करें, इसे संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। किस अनुसूची में शामिल किया गया, 11वीं अनुसूची में। और कितने विषय हैं इसमें, 29 विषय हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में पूछ रहा है। पहला करा, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों एवं अस्पतालों की श्रृंखला है। सही बात है।
ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यहाँ समान रूप से एक नर्स एवं एक ग्राम स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, ये भी सही है। अलग रहा जिला स्तर पर जिला अस्पताल होते हैं जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करते हैं, ये भी सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के मंत्रियों के लिए सही नहीं है? राज्य के लिए मंत्रियों के लिए पूछ रहा है, सही नहीं है। पहला करा, वह राजनीतिक दल जिसके विधायक किसी राज्य के आधे से अधिक का निर्वाचन क्षेत्र से जीतते हैं उसे बहुमत वाला राजनीतिक दल कहा जाता है, सही बात है ये। सत्ताधारी दल से संबंधित विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है, ये भी सही है, यानी जो जिसका बहुमत होता है वही बनता है। अगला, राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करती है, ये गलत है आपका, राष्ट्रपति नहीं करता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्री नियुक्ति कौन करता है? ये आपका राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति किसका करता है? तो ये प्रधानमंत्री के करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रथम भारतीय नागरिक अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया? प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1955 में। ऑप्शन क्या हो जाता है? 3 इसका करेक्ट आंसर। नागरिकता की बात करें किस भाग में? भाग 2 में है और आर्टिकल की 5 से 11 में है। और भारत में जो कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता कहां से लिया गया है? आपका ये ब्रिटेन के संविधान से या लिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों के कार्यों को भारत के संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया? 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगरीय निकायों की बात करें, नगर पालिका की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। कब हुआ था? ये 1992 में हुआ था। किस अनुसूची में? 12वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय हैं आपका? इसमें 18 विषय हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो आपका राज्यसभा को। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। किस आर्टिकल के तहत यह अधिकार प्राप्त है? तो आर्टिकल 249 249 के तहत, और ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। राज्यसभा के किस आर्टिकल में? आर्टिकल 80 में राज्यसभा है। अच्छा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और किस आर्टिकल में कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा? आर्टिकल 64 में। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। करा, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है और ना ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है। तो कौन सा अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्राकृतिक अधिकार। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर। देखिए, जो आर्टिकल 21 है, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार जो है ये आपका प्राकृतिक अधिकार है, यानी आर्टिकल 21, ठीक है। इससे जो है किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार? अक्सर पूछा जाता है ये, संसद की कार्यवाही में जो है कौन भाग लेता है? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है भाग ले सकता है, लेकिन जो है इसे मतदान देने का जो है अधिकार नहीं प्राप्त है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। किस आर्टिकल में है ये? आर्टिकल 76 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, नागरिक कानून के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिक कानून के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, प्रभावित पक्ष या किसी अन्य की ओर से संबंधित न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की जानी चाहिए। आपका नागरिक कानून के लिए आपका सही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर। किसी अन्य नहीं, प्रभावित पक्ष जो है याचिका दायर कर सकता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? यदि राज्य सरकार राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए बाध्य कौन कर सकता है? तो मतदाता बाध्य कर सकता है। देखिए, जो आपका नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये इसके उल्लंघन पर आप जो है सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकते हैं। जैसे आपका मूल अधिकार के उल्लंघन पे आप क्या होता है न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है इसके उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो मतदाता ही आपको जो है विवश कर सकती है राज्य सरकार को उसे लागू करने के लिए। और ये जो है किस भाग में? संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें 36 से लेकर 51 किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड के संविधान से या लिया गया है। और ये जो है कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। सभी को पता है समानता का अधिकार किस आर्टिकल में है?
14 से 18 में आपका समानता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें है? तो ये आपका 23 से 24 में है, 23-24 में। और संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किसमें है? तो आपका 29-30 में है। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? आपका 19 से 22 आर्टिकल में है। ठीक है, वर्तमान में जो है कितने मूल अधिकार हैं? 6। पहले कितने थे मूल संविधान में? 7 थे। देख कौन सा हटा दिया? तो आर्टिकल 31 में आपका संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब इसे आर्टिकल 300A में शामिल किया गया, जो एक क्या है? कानूनी। ठीक है, अगला प्रश्न है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता? कह रहा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये आपका ये मौलिक अधिकार में आता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में है। ये क्या है आपका? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार कब बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है इसे शामिल किया गया था। आर्टिकल 21 का में से शामिल किया गया था शिक्षा के अधिकार को। ठीक है, देखिए जो ये राज्य का निधक तत्व है तो इसका ध्यान रखिए आर्टिकल 45, इसमें शिक्षा की बात कही गई है। 6 वर्ष से कम के बच्चों को जो है शिक्षा एवं देखभाल की बात कही गई है, लेकिन इसमें निःशुल्क शिक्षा की बात नहीं की गई है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है। जो आपका राज्य कार्य है आपका अनिवार्य तथा ऐच्छिक 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की किस अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त है तथा समस्त कार्य अनिवार्य माने जा रहे हैं? तो आपका 1 इसका करेक्ट आंसर है, लोक कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसके तहत जो है आपका सभी कार्य जो है आपका अनिवार्य माने जा रहे हैं। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है यदि वह, पहला कह रहा भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, सही है, इसकी वजह से खो सकता है। दूसरा, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा किसी अन्य देश से देश के नागरिक से विवाह करता है, नहीं, इसकी वजह से नहीं होता है। सरकार की आलोचना करता है, तो ये भी नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। केवल 1 और 2 आपका सही है। नागरिकता किस में है? अभी पीछे मैंने बताया भाग 2 में है, एकल नागरिकता है भारत की। अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये 91वें संविधान संशोधन हुआ कब था? तो ये आपका 2003 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है? कौन सा जो है आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है? ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। देखिए किस आर्टिकल के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट रिट? तो आर्टिकल 32 के तहत। हाई कोर्ट किस आर्टिकल के तहत जारी करता है जो रिट होती है? 226 के तहत। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए की गई है? तो नागरिकों के लिए की गई समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में? आर्टिकल 44 में, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में जो है किस राज्य में लागू है? ये गोवा में, एकमात्र राज्य है गोवा में लागू है ये। अगला प्रश्न है, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? भारत में किस कारण जो है शासन जो है क्या है? संघात्मक है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 3, संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, इसकी वजह से क्या है आपका भारत क्या है? संघात्मक है। अगला प्रश्न है, संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ है? शून्यकाल का अक्सर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, तो शून्यकाल हो जाए ऑप्शन 2, प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे के समय जिसमें कोई कार्य सूची नहीं निश्चित रहती है, यह आपका शून्यकाल होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह समाप्त करके इसके प्रचलन का किसी रूप में निषेध कर दिया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल में? आर्टिकल 17 यानी छुआछूत का अंत। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।